वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान आज फिर एक सेकेंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं। पिछली इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के हवाले से डिस्कस किया था। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। किसी न्यूक्लियाई से रेडिएशंस का इजेक्ट होना और आहिस्ता आहिस्ता उस न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियाई का क्या हो जाना, डिके हो जाना, कम हो जाना, अपनी ओरिजिनल के क्या हो जाना, कम हो जाना। और कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें से अल्फा रेडिएशंस निकलते हैं, बीटा रेडिएशंस निकलते हैं और गामा रेडिएशंस निकलते हैं। और जैसे जैसे रेडिएशंस निकलते हैं वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता जाता है, खत्म होता जाता है, कमी आ जाती है। मतलब अगर हमने स्टार्ट किया है 50 अमाउंट से शुरू किया है, तो जब थोड़े से टाइम के बाद देखेंगे वो 50 नहीं रहेगी, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, कमी होगी। आज हम उसी रेडियोएक्टिविटी की एक इक्वेशन है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं, उसी के ऊपर एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इसको समझने के लिए कि आखिर ये इक्वेशन कहाँ से आती है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो आपको प्रूफ चाहिए इसका कि कहाँ से आता है ये प्रूफ। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए रेट ऑफ डिके, कि रेट ऑफ डिके किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एन। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स। रेडियोएक्टिव एलिमेंट के जितने एटम्स हमने लिए हैं, जितने न्यूक्लियाई लिए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी कह सकते हो। और उनमें डेल्टा एन बाई डेल्टा टी क्या कह रहा है? ये कुछ ना कुछ ओरिजिनल अमाउंट है, फिक्स्ड एंड। मिसाल के तौर पर 50 अमाउंट में मैंने रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया। अब उस मटेरियल में का रिलेशन डेल्टा एन बाई डेल्टा टी के साथ कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा एन चेंज आ रहा है। इसका मतलब ओरिजिनल अमाउंट में से डेल्टा एन चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, बीतता जा रहा है, तो ह्यूज इसकी जो अमाउंट थी, अगर हमने 100 अमाउंट लिया था तो कुछ टाइम के बाद इसकी अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कम होती जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है डेल्टा एन बाई डेल्टा टी का, के एन जो ओरिजिनल अमाउंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट क्या हो रही है? कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। डेल्टा एन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल के टाइम के रिस्पेक्ट क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, उसके अमाउंट में कमी आ रही है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो टाइम इंटरवल है, चेंज जो है, अगर टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, तकरीबन इतना स्मॉल है कि हम लिख सकते हैं टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब उस केस के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन लगा देंगे, डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। अब चेंज जो आ रहा है, चेंज के साथ हम डी लगाते हैं ओरिजिनल अमाउंट के साथ। अब आप यहाँ पर सवाल हो सकता था कि कैपिटल एन के साथ क्यों नहीं डिफरेंशियल लगा? डिफरेंशियल हमेशा उसके साथ लगाया जाता है जिसमें चेंज आता है। अब यहाँ पर देखें, चेंज एन में आया है जो कि अमाउंट डिक्रीज हो रही है, जबकि ये जो एन है ये कैपिटल एन है। इसका मतलब इसमें टोटल अमाउंट चेंज नहीं हुई है, बल्कि ये वो अमाउंट है जिससे हमने शुरू किया था, वो फिक्स्ड है। इसका मतलब 1000 हमने रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया था, उसमें जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डी एन बाई डी टी से। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे स्टूडेंट्स। इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे, डी एन बाई डी टी, जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये हर रेडियोएक्टिव डिके में इसकी वैल्यू चेंज होती है। यूरेनियम के लिए चेंज होगी, पोलोनियम के लिए चेंज होगी, कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल होगा उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। और हमेशा इसका जो ताल्लुक है डी एन बाई डी टी से, कैसा ताल्लुक है? नेगेटिव रिलेशन है। क्यों? ओरिजिनल अमाउंट जो है एन है और ये चेंजिंग जो अमाउंट है वो हमेशा क्या हो रही है? अपोजिट है। ये पहले बढ़, ये जैसे जैसे इसकी अमाउंट टाइम के रिस्पेक्ट क्या हो रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है। जितना ह्यूज अमाउंट ये बढ़ता जाएगा तो टाइम की रिस्पेक्ट ये कम होती जाएगी। जितना हम ज्यादा लेंगे उतना ये टाइम को रिस्पेक्ट क्या होगा? इसमें जो चेंज आएगा वो कमी के साइड में होगा, मतलब कम होता जाएगा। इसका मतलब दोनों में माइनस साइन ये बता रहा है कि चेंजिंग जो है वो डिक्रीजिंग वे में है, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पर इसी बात को क्लियर कर रहा है। तो हम मजीद अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई किस तरह करेंगे? डी एन, ये जो एन है
ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस लेमडा और डी टी डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। और अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस साइड को, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। जब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल यहां पर भी आएगा और इंटीग्रेशन का सिंबल यहां पर भी आएगा। अब स्टूडेंट हैरान है कि इंटीग्रेशन लेमडा की क्यों नहीं हुई। लेमडा कांस्टेंट है, जिसका मतलब है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू और कांस्टेंट में हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, कांस्टेंट की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती। आपने इंटीग्रेशन मैथ के अंदर पढ़ा होगा 2x dx, तो जब भी 2 आए कांस्टेंट आए तो इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं और इस तरह वेरिएबल को अंदर लिखा जाता है। तो इंटीग्रेशन हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल्स की होती है, कांस्टेंट्स की नहीं होती। अब यहाँ पर एक रूल है, एक रूल लगाने से पहले हमें यह समझना होगा, ये जो चेंज आया है n में, वो चेंज कुछ ना कुछ टाइम में आया है। वो टाइम क्या है, t0 से लेके t तक, मतलब t0 ओरिजिनल टाइम के वो टाइम जिस पर चेंज जो था वो क्या था, अभी हमने स्टार्ट किया था वो टाइम इंटरवल जहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो जितने थे उतने ही थे। जैसे जैसे टाइम गुजरा t, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया, मगर t0 टाइम, ये जो ओरिजिनल टाइम है वो इतना स्मॉल टाइम इंटरवल है कि इसको हम अप्रोचेस टू जीरो कहेंगे। और इस टाइम इंटरवल में जो चेंज आया है वो ना होने के बराबर आया, इसका मतलब तब हमने स्टार्ट लिया था। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में जो चेंज आया है n0 से लेकर n तक, इसका मतलब n0 ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे और n क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई। इसका मतलब इनके अंदर भी चेंज आया है। सबसे पहले ओरिजिनल जिससे हमने स्टार्ट लिया है वो कुछ ना कुछ होगा, 50 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी से भी स्टार्ट लिया होगा। और टाइम की रिस्पेक्ट कुछ ना कुछ बचे होंगे कुछ टाइम के बाद, और जो बचे हैं उनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, n से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहली चीज आप लोग इसके बारे में भूल जाएं, n के बारे में भी भूल जाएं, n0 के बारे में भी भूल जाएं, t के बारे में भी भूल जाएं, t0 के बारे में भी भूल जाएं। बेसिकली ये लिमिट्स हैं, लिमिट्स बता रहा है कि लिमिट कहां से कहां तक n0 से लेके n में कुछ ना कुछ चेंज आया, टाइम t0 से लेके t तक चेंज आया। ये लिमिट बाद में लगाएंगे। सबसे पहली चीज हम लिमिट लगाने से पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे। जब इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली चीज आप लोग इसको अपनी कॉपीज के अंदर नोट कर लें, ताकि मैं इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को समझा दूं। तो मैं यहाँ पर मजीद आगे इसको सोल्व करना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज आप क्या करें, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था, आपने मैथ के अंदर के 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा log ऑफ x होता है। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखें, जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होता है, तो उसका इंटीग्रेशन किस तरह किया जाता है स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पर x है, देखें क्या इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है या नहीं। अब देखें न्यूमरेटर के ऊपर 1 है, तो देखें 1 का x का डेरिवेटिव लेकर चेक करें। डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब डेरिवेटिव जब आपने लिया तो पता चला कि 1 जो है वो न्यूमरेटर में मौजूद है, जो कि डेरिवेटिव है किसका, x का। इसका मतलब ऐसा केस हो तो तब आप क्या लिखेंगे, log ऑफ x लिखेंगे। अब यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, dn/n, इसको आप लिख सकते हैं 1/n और साथ में dn। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखें डेरिवेटिव ऑफ dn विद रिस्पेक्ट टू n, ये भी क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे log ऑफ n। अब यहाँ पर ऐसा कुछ करेंगे, इस पूरे इक्वेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, log ऑफ n लिख देंगे और लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, n से लेकर n0 तक लिमिट्स हैं, और आगे जाके जो नेक्स्ट है माइनस लेमडा, और उसके साथ साथ क्या है, लिमिट्स है टाइम t से लेकर t0 तक। और इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और 1 dt का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, ये भी याद रखें, t होता है। सिर्फ क्या होता है, t बचा और t के ऊपर लिमिट्स लगा दिए t से लेकर t0 तक। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो किसका, कुछ भी ना हो, इंटीग्रेशन सिर्फ x हो तो इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा x होता है। ये याद रखें, ये आप लोगों के लिए पॉइंट है, ये याद रखें। और यहाँ पर जब आप लिमिट लगा देंगे तो n की जगह में सबसे पहले चेंज क्या आया, n, फिर बीच में माइनस, लिमिट log के लिए फिर से
क्या एन नॉट। इसका मतलब लिमिट लगाते हुए अपर लिमिट पहले, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट लगा दें, फिर माइनस लेमडा, और साथ ही साथ टाइम में लिमिट्स लगा दें। पहला इनिशियल टाइम टी और बाद वाला टाइम टी नॉट। अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट क्या है टी नॉट, और दरमियान में हमेशा क्या करेंगे माइनस करेंगे। और इसको आप अपनी कॉपीज के अंदर नोट कर लें, मैं मजीद आगे इसको क्या करूंगा सोल्व करूंगा। तो अब क्या करेंगे, log of n माइनस log of n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी माइनस टी नॉट। अब इस केस में क्या करेंगे, log का एक रूल है, आपने पढ़ा था log 2 माइनस log 3। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी माइनस हो तो log किस में चेंज करता है, डिवाइड में चेंज करता है। यहाँ भी कुछ ऐसा करेंगे, log of n डिवाइडेड बाय n नॉट लिख देंगे, और माइनस लेमडा और t सिर्फ t लिख देंगे। क्यों, यहाँ पर बता दें कि टी नॉट जो है वो इनिशियल टाइम था, जब आपने स्टार्ट लिया था वो इतना कम था, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल था कि इसको आप अप्रोच कर लें 0 के बराबर। तो क्या बचा, log of n डिवाइडेड बाय n नॉट बचा, और इक्वल टू माइनस लेमडा टी बचा। अब log को खत्म करने के लिए आप क्या लगाते हैं, हमेशा एंटी log लगाते हैं, तो आप एंटी log लगा दें, अप्लाइंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी log जैसे ही लगा देंगे तो क्या होगा, ये log खत्म हो जाएगा n अपॉन n नॉट, और एंटी log यहाँ पर log नहीं था तो क्या बना, एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। और ये रिलेशन बनी, इसको आप मजीद मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लेमडा टी। ये जो रिजल्ट है ये है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। यहाँ पर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी में n जो है वो रिमेनिंग अमाउंट को बता रहा है, n नॉट क्या बता रहा है, ओरिजिनल अमाउंट को बता रहा है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, और लेमडा क्या बता रहा है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैंने आपको बताया था हर एलिमेंट के लिए, हर रेडियोएक्टिव मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और टाइम क्या बता रहा है, टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के किस टाइम के साथ डिसइंटीग्रेशन हो रही है। मैंने आपको बताया था कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स सेकंड्स के हिसाब से डिके होते हैं, कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हजारों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे कि यूरेनियम है। तो हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट की अपना एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है और अपना एक टाइम इंटरवल होता है जिसपे वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, अपने ओरिजिनल के हाफ रह जाता है। तो ये आगे जाके एक नेक्स्ट लेक्चर है हाफ लाइफ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम पर डिपेंड करता है और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, इन तीनों की वैल्यू चेंज होंगी। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों की वैल्यूज हम डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से चेंज आ रहा है। कुछ एलिमेंट्स के अंदर, कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर चेंज तेजी से आता है, कुछ में स्लोली आता है। तो ये सारा कुछ जो है वो ये जो इक्वेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, ये इक्वेशन हमें बताएगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सारा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फॉर टुडे इनफ है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।